अब होता क्या है बच्चों कि जब हम बात कर रहे थे एजीमुथल क्वांटम नंबर की, हमने एस सबशेल की शेप बनाई थी, आपको याद होगा। व्हाट वाज द शेप ऑफ एस सबशेल? कोई बताइए, व्हाट वाज द शेप ऑफ एस सबशेल? कुछ आया यार? स्फेरिकल शेप। Spherical. और स्फेरिकल क्यों होती है ये? इसके पीछे मैंने बताया था रीजन आपको, प्रोबेबिलिटी बेसिस। क्या कहा था मैंने कहा था जब आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हर एक्सिस में बराबर 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 दूरी पर पाया जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए। आ गई सर। यही पढ़ा था? यस सर। क्विकली। हाँ या ना? यस सर। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो ये चीज, ये स्टोरी हमें याद रखनी पड़ेगी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहानी समझ आ गई सही बच्चों को? बताओ, आ व्हाट गई सर। व्हाट इज द शेप ऑफ पी सबशेल? जल्दी बोलो। Can you repeat your question? मैंने बोला कि अगर मेरे पास एस सबशेल की जगह पी सबशेल होता है तो आप मुझे बताइए मैं उस पी सबशेल के अंदर शेप कैसे डिजाइन करता हूँ या क्या ड्रॉ करता हूँ शेप? सर डम्बल शेप। Dumbbell shaped. डम्बल शेप। डम्बल शेप का मतलब क्या होता है? ये नहीं पता. अरे डम्बल में एक पॉइंट होता है, अपोजिट साइड लूप्स। डम्बल में एक पॉइंट होता है बीच में, हाँ या ना? यस सर। उसका मतलब क्या है? उसका क्या मतलब है, जल्दी बोलिए। Electrons वहाँ पे होंगे. हाँ, सर हाफ के लिए। उसका मतलब होता है कि एक ऐसा रीजन भी यहाँ मौजूद है जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने के बावजूद इस रीजन में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो सकती है। जैसे एस में कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो, लेकिन पी एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो सकती है। एम आई क्लियर टू ऑल? आया ना? Yes भाई. यस सर। देखो मैं इसको अभी प्रूव करता हूँ इस बात को। देखिए, अगर हम एक पी को ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पी वाई को ड्रॉ कर रहा हूँ, एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने एक प्लेन ले लिया। ये प्लेन इमेजिनरी है, कोई प्लेन होता नहीं असल में एक्चुअली में। ठीक है, हमने क्या किया, इस पी को ड्रॉ करने के लिए पावर को ड्रॉ करने के लिए हमने ये ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया। ये जो रीजन दिखाई दे रहा है ना आपको, ग्रीन, डार्क ग्रीन रीजन जो है, और ये पर्टिकुलर हिस्सा जो आपका प्लेन दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बहुत बहुत बारीक पॉइंट हो जाता है ये जब ये मिलने पे आता है ना, तो ये बहुत ही पॉइंट इनका बारीक हो जाता है। इस पॉइंट को जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते क्योंकि रीजन बहुत छोटा हो गया, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड। याद रखना, क्या बोलते हैं इसको? नोड। और नोड वो रीजन है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। याद रहेगा? क्या कहा मैंने, बताओ फिर से एक बार। व्हाट इज नोड? नोड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नन। जीरो। वो रीजन जहां पे जीरो। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है? जीरो हो गई है। जीरो। हम लोग क्या बोलते हैं उस रीजन को? नोड बोल देते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? Sir, how is it यस zero? सर। Yes. क्या कह रही है, फिर से बोलो। Sir, how is it zero? जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने की कोशिश किए जा रहे हैं, असल में एक ऐसा रीजन आ जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन ढूंढना या इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? जीरो। असल में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट करते हैं ना, तो हम ये मान सकते हैं कि हर जगह पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर शेल से दूसरे शेल की तरफ जब हम आगे मूव करते हैं तो प्रोबेबिलिटी जीरो कंसिडर कर सकते हैं। Okay, sir.
ठीक है बेटा। तो ये जैसे Yes, sir. जैसे पी की शेप आई, ऐसे ही आज जो शेप समझनी है हमें वो डी की शेप समझनी है। अब डी की शेप क्या होती है? डी जनरली जो शेप शो करता है दैट इज योर डबल डंबल। क्या शेप है डी की? डबल डंबल। अब ये डबल डंबल की शेप समझ लो। जनरली हम डी को एक नए नाम से जानते हैं दैट इज डी जनरेट। क्या नाम है डी का? डी जनरेट। एंड व्हाट इज डी जनरेट? डी जनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी। व्हाट इज डी जनरेट? इक्वल एनर्जी। मेरी बात समझ आ रही है? व्हाट Excuse इज me, डी sir. जनरेट? क्या बोलिए? Sir, this shape is for azimuthal, the second type. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में की हेल्प से हम सारे के सारे एस सब शेल, पी सब शेल और डी सब शेल, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप ड्रॉ करते हैं। Okay, sir. तो अब हम डी की शेप ड्रॉ करने वाले हैं। और डी की शेप क्या होती है ध्यान रखिएगा, डी इज योर डबल डंबल। क्या बोला मैंने? डी की शेप क्या है? डबल डंबल। और डबल डंबल में जनरल से पहले मैंने बताया कि डी जो होता है ये डी जनरेट होता है। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 5। बताओ पी में कितने थे? याद हो आपको? तो 3. पी में 3 थे। वेरी गुड। पी में 3 थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी में कितने हैं? 5। कौन कौन? 5. डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू वाई टू और डी जी टू। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. सबको समझ आ गई ये बात? हाँ। हाँ सर. क्या होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स? ये उसने कहा कि ये सारे के सारे हमारे ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है। और इन ऑर्बिटल्स को आप ड्रॉ करते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। मगर ये होते क्या है, ये इनकी शेप क्या होती है वो बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा जरा। पहला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डी एक्स वाई, फिर डी वाई जेड, फिर ड्रॉ करूंगा डी जेड एक्स। ठीक है, ये मैंने एक्सेस ड्रॉ कर दिए। अब क्या हुआ, जब मैं डी एक्स वाई की बात कर रहा हूँ तो वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच में डबल डंबल बन गया। एम आई क्लियर टू ऑल? ये एक्स एक्सेस है, Yes, sir. ये वाई एक्सेस है। नाम क्योंकि 2D पे तो कुछ लिख सकते हो आप। अब ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। अब मैं इसके बीच में ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर मैं डी जेड एक्स ड्रॉ करूंगा। हाँ या ना? बताओ इसमें नोट्स बन रहे हैं क्या? इसमें नोट्स मिल रहे हैं आपको? हाँ सर, बीच में. बहुत बढ़िया। जिस पॉइंट पर जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे हमें क्या मिल रहे हैं? नोड्स मिल रहे हैं। और नोड्स पे वैल्यू क्या हो जाती है इलेक्ट्रॉन के मिलने की? 0 हो जाती है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ? आपका एक्सिस चेंज हो गया। ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया। ये 3 शेप ये बनती हैं। इसकी 2 और शेप आपको याद करनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है। ये जो शेप है ये एक्सिस पर बनती है। डिफरेंस समझ रहे हो आप लोग दोनों का? इसको डी एक्स टू वाई टू कहते हैं। ये कहाँ बन रही है? ये एक्सिस पर बन रही है। ठीक, इस रिंग को कंपटीशन पॉइंट के याद कर लेना। इसको बोलते हैं लुम्फाई। लुम्फाई होती है रिंग एट द सेंटर। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? DG2। क्या रिप्रेजेंट करती है ये? DG स्क्वायर कई लोग बोलते हैं बट इट इज DG2। तो कौन कौन से 5 ऑर्बिटल बनते हैं हमारे, याद रखिएगा। DXY बराबर है DYZ के, बराबर है DXZ के, बराबर है DX2Y2 के, और बराबर है DG2 के। यानी कि ये कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की DXY में जाने की है एग्जैक्टली उतनी ही प्रोबेबिलिटी DYZ में भी है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी DXZ में भी है, और उतनी प्रोबेबिलिटी DX2Y2 और उतनी प्रोबेबिलिटी DG2 में जाने की। समझ रहे हो? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। आसानी से एग्जांपल देता हूँ एक, कि आप एक फन हाउस में एंटर हुए। एक फन हाउस है, उसमें एंटर हुए और वहां पे
एक स्लाइड है जिसमें 5 सीट्स है, ये स्लाइड ऊपर जाती है, ठीक है। तो जितना आपके यहाँ बैठने के चांसेस हैं उतने यहाँ भी बैठ सकते हो, उतने यहाँ भी बैठ सकते हो, उतने यहाँ भी बैठ सकते हो, उतने यहाँ भी बैठ सकते हो। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ सिटिंग इन एनी ऑफ द ऑर्बिटल इज इक्वल। क्यों? आपके लिए आपने जो टिकट दी है वो टिकट इस राइड के लिए दी है, और इस राइड के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो कहता है कि इन सबकी जो कॉस्ट है वो सेम ही है। तो आप चाहे dxy में बैठो, चाहे dyz में, चाहे dzx में, चाहे dx2y2 में, चाहे dc2 में बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दे हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। लेकिन बच्चों ये बात ना खाली 11th के लिए, एक थ्योरी के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आगे आप 12th में आओगे और एक थ्योरी पढ़ोगे CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो वहां पे थोड़ा सा इस बात को, जो कि यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है ना, इक्वल के साथ एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है डीजेनरेट। क्या वर्ड इस्तेमाल हो रहा है? डीजेनरेट। और डीजेनरेट का मतलब ही क्या होता है? इक्वल एनर्जी। ये जो बात है 12th में जाके ये बात गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि डीजेनरेसी इनकी डिस्टर्ब हो जाती है। कैसे होती है, क्यों होती है, वो 12th से पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या मान रहे हैं कि ये सारे के सारे इक्वल एनर्जी के हैं, इक्वल एनर्जी के हैं, इसीलिए इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके। उस दिन हम बात कर रहे थे एंगुलर मोमेंटम की, आपको याद होगा, याद है? जल्दी बोलो। Yes. एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला मैंने सिखाया था, अंडर रूट L इंटू L+1 H/2π। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं आपसे कहूं बताओ 2p, इसके अंदर व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, निकाल पाओगे नहीं? बताओ इसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? पहले L की वैल्यू बताइए, जल्दी से बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? अवनी, L की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताइए। अरे 2p में L की वैल्यू क्या है? P लिखा हुआ साफ साफ, तो L की वैल्यू क्या हुई? 1. बस 1 पुट कर दो L की वैल्यू, जल्दी निकालो आंसर। क्या आंसर आएगा? जल्दी बोलो। आया या नहीं आया? आएगा. चलो कैलकुलेट दिस फॉर 4D, जल्दी निकालो। √6 H/2π. कितने लोग को समझ आ गया? नहीं सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर। बताओ L के D के लिए L की वैल्यू क्या थी? आप भूल गए ना, वैल्यूज याद नहीं है ना? L 0 1 2 3 हुआ करती थी। 0 S के लिए, 1 P के लिए, 2 D के लिए, और 3 किसके लिए? F के लिए। हाँ या ना? यस भैया. तो इसको जरा साफ साफ दिख रहा है मुझे, 4D बोला है, तो L की वैल्यू कितनी है? 2. उठा के पुट कर दो, √L L+1 H/2π। What is the value of L? L is 2. 2 into 2 plus 1 H/2π. It would come out as 2 into 3, that is √6 H/2π. Am I clear to all? भैया, जी बोलिए। ये फॉर्मूला किस चीज के लिए? एंगुलर मोमेंटम के लिए। ओके. सर हम आगे Yes, sir, h और clear है। पाई की वैल्यू भी डालेंगे ना? क्या? हम h और पाई की वैल्यू मतलब खुद से डाल के आगे सॉल्व तो करेंगे अगर ना? चाहे तो आप h की वैल्यू सॉल्व करने के लिए डाल सकते हो, अगर अदरवाइज एंगुलर मोमेंटम जनरली H/2π टर्म्स में निकालने के लिए कह देते हैं। ओके. समझ आ गया सभी को? कोई इशू? Yes भैया, नहीं कोई नो। चलिए एक बार बताइए,
अगर मेरे पास n इज इक्वल्स टू 1 है तो मेरे पास क्या क्या मौजूद है, अगर मेरे पास n इज इक्वल्स टू 2 है तो क्या क्या मौजूद है, n इज इक्वल टू 3 है तो क्या क्या मौजूद है, चलिए बताइए। जल्दी बोलो। अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तो 1s होगा। क्या n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू क्या पॉसिबल है, s। सर P। l की वैल्यू 0 पॉसिबल है ना बच्चों, आप लोग सब भूल गए हो, कुछ याद नहीं है आप लोगों को। मैंने कहा था n की वैल्यू l से हमेशा बड़ी होगी, हाँ या ना। यस भैया। l की वैल्यू क्या होगी 0। जब n इक्वल टू 2 है तो l की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, सर 0 0 और 1। हाँ। जब n इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2। 0 1। अब l इक्वल टू 0 क्या शो करता है, सर S s शो करता है, तो यहाँ पर भी s हो गया S और and ये क्या शो और करता P है, हो गया। p शो P। करता है। SPD यहाँ देखो क्या आ रही है वैल्यू, SP and D। s p and d। Am I clear to all? यस भैया। जल्दी बोलिए। Yes, sir. ओके तो इसका मतलब इसके पास 1s बनने वाला है, इसके अंदर 2s और 2p बनने वाला है, इसके अंदर 3s 3p और 3d बनने वाले हैं, हाँ या ना। Yes sir। Am I clear to all? यस भैया। सभी को समझ आ गया, जल्दी बोलिए। आगे sir. ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर आता है, हाँ अवनी यू वांट टू से समथिंग। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पहले भी लिखवाई थी, आपको याद होगा 6.6। 6.6 ठीक है, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। इसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी तक n ने बताया n फॉर शेल, l फॉर सब शेल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ये बेसिकली हेल्प करता है बताने में कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर सबशेल में ओरिएंटेशन क्या होगी, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर सबशेल, यानी कि व्हाट इज ओरिएंटेशन, डायरेक्शन इन स्पेस, यानी कि किस तरीके से घूम रहा है स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर सबशेल के अंदर, वो कहलाती है आपकी, वो कौन जज करता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और होता क्या है बच्चों, हर ओरिएंटेशन की वजह से हमें किसके बारे में चलता है पता, ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, इसीलिए आप ये भी कह सकते हो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके डिटरमाइन करता है क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिटल्स के बारे में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, आप आंसर बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हेल्प करता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर सेक्शन में बताने के लिए। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्शन इन स्पेस क्या है इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक ही चीज हमें एक्सप्लेन करता है कि जितनी ज्यादा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन इन स्पेस, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। जब ये बात कर रहे हैं हम कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है, तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वहां पर टर्म ऑर्बिटल की। किसकी बात कर रहे हैं, टर्म ऑर्बिटल की। और ऑर्बिटल कौन सा रीजन होता है, ऑर्बिटल वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जितने प्रोबेबिलिटी ओरिएंटेशन की हैं, इनडायरेक्टली आप उसमें क्या ढूंढ रहे हैं, उतने ही ऑर्बिटल्स। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आपको एक चीज बताने में हेल्प कर रहा है, वो है ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन आपकी क्या हेल्प करती है बताने में, सिंपली क्या रिप्रेजेंट करती है, ऑर्बिटल को। तो मैं ये भी कह सकता हूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिंपली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। एम आई क्लियर टू ऑल बच्चों, बात समझ Yes, आई। sir. इसको मैं एक आसान फॉर्मूले से क्लियर करता हूँ आपको। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू -L2 + L। क्या फॉर्मूला है m का, -L से
प्लस एल इसका फॉर्मूला होता है। और इसको सिंपली भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं, m इज इक्वल टू टोटल वैल्यू कितनी है 2l प्लस 1। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए अगर मेरे पास l की वैल्यू 1 है तो बताओ इसके लिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग m की क्या क्या वैल्यू होगी, माइनस एल से प्लस एल, यानी कि -1 0 +1। मेरी बात समझ आ रही है? 3 वैल्यूज होंगी आ रही है सर। होगी या नहीं? और 3 वैल्यू यहाँ पे हर एक वैल्यू क्या बता रही है, एक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब क्या हो गया, जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। आप बताओ L इज इक्वल्स टू 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? बोलिए, L इज इक्वल्स टू 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? सर पी को। P को। L इज इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट करता है P को। और हमने कहा था P के कितने डायग्राम्स बने थे? 3 3। कौन कौन से? Px, Py और Pz, PZ। राइट। और Px, Py, Pz तीनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटीज। यानी कि 3 क्या बनने चाहिए थे, 3 ओरिएंटेशन। और ये 3 ओरिएंटेशन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर टू ऑल? यस यस सर। सर क्या क्लियर। और करते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। आप जरा चेक करो L इज इक्वल्स टू 2, इसमें क्या होगा? इसके लिए m की वैल्यू क्या होगी? 0 1 L इज इक्वल्स टू 2 के लिए m की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। 5 गलत। आप लोगों ने फॉर्मूला लगाया है नहीं? सर 5 नहीं, वैल्यू बताओ कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। L इज इक्वल्स टू 2 है तो m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है बेटा, बोलो। मैथ्स नहीं आता क्या थोड़ा सा भी? -2 -1 0 +1 +2, खत्म कहानी। +2। -2 से लेके +2 की वैल्यू हो गई। कुछ था इसमें? यानी कि बताओ कितने कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 सर 5। 5 ऑर्बिटल है। और जरा चेक करना L इक्वल टू 2 किसकी वैल्यू होती है? D डी की। और मैं डी के कितने 30। बनाए थे, डी के कितने डायग्राम बनाए थे आप लोगों ने? 5 5 कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? आगे। आ गई सर। प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को ये समझ आ गया। प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। जिसको नहीं समझ आया पूछ लीजिए अभी भी। अवनी क्या समझ नहीं आया इसमें? अवनी, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हेल्प करता है बताने में कि इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सबशेल के अंदर, उसकी जानकारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको देते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जहां डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं, ओरिएंटेशन के बारे में बता रहे हैं, वो ओरिएंटेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल्स को। तो जब हम बात कर रहे होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन एक और चीज कर रहा है, दैट इज ऑर्बिटल। मैंने कहा मैं इसे प्रूव करता हूं। मैंने क्या लिखा, मैंने m की वैल्यू लिखी। m की क्या वैल्यू लिखी? -l से +m। तो m का टोटल फॉर्मूला क्या बन गया? 2l + 1। m का फॉर्मूला क्या बना? 2l + 1। मैंने कहा मैं जस्टिफाई करता हूं कि कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, मैंने L इज इक्वल्स टू 1 लिखा। मैंने कहा था आप लोगों को डायग्राम याद रखना। L इज इक्वल्स टू 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जरा L इक्वल टू 1 लिखा, तो इसके लिए m की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो गई? -1 0 +1। सही है। तो -1 0 +1 यानी कि 3 बनेंगे ऑर्बिटल्स। और वैसे भी आप जानते हो P के अंदर कितने डायग्राम बने थे? 3 बने थे ना। Px, Py, Pz यानी कि 3 डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी थी, यानी कि 3 ओरिएंटेशन थी। और 3 ओरिएंटेशन मतलब क्या हो गया? 3 ऑर्बिटल्स। एम आई क्लियर टू ऑल? अब ये यस क्लियर हो सर। गया सभी बच्चों को? अब नहीं क्लियर हुआ ये? Now you just raise your hand अपनी, if it is clear to you. Good. अब आगे समझिएगा। अब मैंने कहा एक काम कर लेते हैं,
जरा ये चेक कर लेते हैं कि अगर n की वैल्यू 2 है, n अगर 2 है तो मेरे पास कितने ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं, ये बताना है आपको। दिमाग लगाइए, बताइए कैसे होगा। अगर n 2 है तो क्या क्या, सबसे पहली चीज क्या निकालूंगा मैं? L सर एल। l। l की क्या वैल्यू आ गई? सर 0,1। 0,1। और 0 किसके लिए होता है? s S के लिए। और 1 सर किसके लिए एस होता है? p पी। के लिए। अब यहां से तुरंत आप क्या निकाल दोगे? m की वैल्यू निकाल दोगे। बोलो 0 के लिए बताओ पहले जरा। 0 के लिए m की वैल्यू 0 रहेगी। p के लिए m की वैल्यू बोलो -1 0 प्लस 1, 0 and 1 यानी कि इसमें बना एक ऑर्बिटल और इसमें कितने बने? 3 ऑर्बिटल। कितने लोग को ये कहानी समझ आ गई? आ गई। 0 मतलब आ 0 गई सर। ऑर्बिटल नहीं है, 0 मतलब एड्रेस है बेसिकली, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा कमरा जिसका नंबर क्या है? 0 नंबर कमरा, यानी कमरा तो है ना। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? जैसे रूम के बाहर नंबर लिखा होता है, तो यानी कि S रिप्रेजेंट कर रहा है 0 नंबर रूम, ठीक है। और L इज इक्वल्स टू 1 कह रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने एक ऐसा डीलक्स स्वीट बुक कर लिया है जिसमें अगेन अंदर 3 कमरे हैं, -1 0 +1। मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस आ सर। रही है सर। अब आप समझ लो, आप एक आदमी है, ठीक है, और आप एक होटल के काउंटर पर पहुंचे, रिसेप्शन पे बेसिकली। आपने कहा मुझे जो है रहना है, एक फैमिली का फंक्शन होने वाला है हमारे यहाँ, हमें जो है रूम्स चाहिए। उसने कहा हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगा, आप बताइए। उसने कहा हमारे काफ़ी लोग हैं लेकिन आज तो मैं ही और मैं और मेरी वाइफ है, और तो आप मुझे बताइए क्या क्या आपके पास कौन कौन से रूम्स हैं। उसने कहा सर हमारे पास एस रूम्स हैं, हमारे पास पी रूम्स हैं, हमारे पास डी रूम्स हैं। उसने कहा एस पी डी ये कौन से रूम्स होते हैं? इसने कहा सर एस रूम जो है इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल रूम, यानी कि 1 ऑर्बिटल रूम। जो पी सबशेल है ये अपने आप में एक बड़ा रूम है जिसमें 3 कमरे हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं पी रूम। और डी जो है ये डीलक्स रूम है, इसके अंदर बेसिकली एक पेंट हाउस वाली फीलिंग होती है। तो ये 5 कमरे हमने इसके अंदर बना के दिए हैं। तो उसने कहा भाई तो मजे आ गए, मैं तो सारे के सारे अपने रिलेटिव्स को जो है भर दूंगा इसके अंदर। उसने कहा नहीं सर, स्कूल इसकी इसकी इस होटल की एक पॉलिसी है, आप किसी भी रूम के अंदर मैक्सिमम 2 ही लोगों को ठहरा सकते हैं। 2 लोग ठहरेंगे, इससे ज्यादा लोग आपके ठहर नहीं सकते किसी भी आप रूम की बात करें। तो अगर मान लो अभी ये हस्बैंड वाइफ थे, तो इन्होंने कौन सा रूम लिया? इन्होंने कहा एस रूम दे दो क्योंकि 2 लोग हैं, हम लोग ठहर सकते हैं। लेकिन अगर यही एस और क्या कहते हैं पी और साथ में इनके एक ओल्ड एज भी होता, पर्सन भी होता, तो बताओ इनको कौन सा रूम लेना पड़ता? P पी लेना पी। पड़ता। एस के साथ ही, एस लेने के बाद ही पी ले सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? द इनिशियल ऑप्शन इज यू हैव टू बाय एस एस एंड देन ओनली यू कैन गो फॉर पी। तो इनको एस भी लेना पड़ेगा, इनको पी भी लेना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि एस में तो ये दोनों ठहर जाएंगे, लेकिन पी में खाली एक रूम में, चाहे इसमें ठहरे ये बुजुर्ग इंसान, या यहाँ ठहरे या यहाँ ठहरे, किसी एक में ठहरेगा, यानी कि तीनों कमरे उसके लिए अवेलेबल है। मेरी बात समझ आ रही है? yes भैया। अब मान लो यहाँ पे बच्चे भी आ गए, छोटे छोटे इनके 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 रिश्तेदारों के बच्चे भी आ गए। 5 छोटे बच्चे हैं, एक बड़ा है और 2 ये लोग हैं। आप मुझे बताओ इनको कितने रूम्स की जरूरत पड़ने वाली है? 4 टोटल 4, यानी कौन कौन से ये रूम बुक करेंगे? S and P। वेरी गुड। एक ये एस की पेमेंट कर देंगे और एक ये पेमेंट कर देंगे पी की। बताओ क्यों? एस में कौन ठहर गए? ये हस्बैंड वाइफ, ठीक है। पी में कौन ठहरा? पी में मान लो पहले में ये बुजुर्ग इंसान ठहर गया, ठीक है। दूसरा बच्चा यहाँ पर ठहर गया, तीसरा बच्चा यहाँ ठहर गया। अब जो चौथा है उसको इन्होंने कहा, बुजुर्ग इंसान ने, आप हमारे पास ठहरो। अगले वाले को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया और उससे अगले वाले को यहाँ एडजस्ट कर दिया। आर दे फॉलोइंग द रूल्स? yes यस सर। क्या रूल है? रूल क्या है? कि सर एक रूम में 2 ही लोग रह सकते हैं। 2 लोग हो बहुत सकते बढ़िया। और यही रूल केमिस्ट्री के अंदर भी है कि नो ऑर्बिटल कैन हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल ही तो है, ये जो कमरे हैं ये क्या है? ये ऑर्बिटल्स ही तो है। और एस एक ऐसा सबशेल है, एस एक ऐसा सबशेल है जो बेसिकली एक कमरे वाला ही घर है, एक कमरे वाला घर, 1 BHK हाउस। मेरी बात समझ आ रही है?
जो पी सबशेल है ये 3 BHK हाउस है। पी सबशेल कितने BHK हाउस है? 3 BHK। जो डी सबशेल है वो कितने BHK हाउस है? 5 BHK हाउस है। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? यस भैया। सबको ये स्टोरी समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। अंजलि को आ गया, दीपांशु को आ गया। आर्या क्लियर है? विदुषी, प्रतीक, मोनिका, ओके। अब आगे समझिए। अगर ये क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, दिमाग लगा के आंसर बताना मुझे। आपके पास एक फैमिली आई, बोले हम 4D हैं, हम 4D हैं। चलिए बताइए, बताओ 4D में कितने लोग ठहरने वाले, कितने लोग आए थे बेसिकली इस 4D के अंदर? कितने लोग ठहरने के लिए आए थे? 40। हाँ 40। 40। देखो इसका Study. कोई इसका अब कोई रोल नहीं रहा, बताओ क्यों? सर 10। इसका अब कोई रोल क्यों नहीं रहा, बताओ पहले। प्रतीक 10 क्यों बोला? सर डी में 10 लोग आ सकते हैं क्योंकि बहुत बढ़िया। आपने n नहीं बोला, आपने सिर्फ n इक्वल टू 4 नहीं बोला जो मैं प्रोबेबिलिटी दूं, आपने बोल दिया n इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू SPD यानी कि 2। जो d का मतलब है हमने स्पेसिफिक कर दिया है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं 4D हूं, यानी कि मैं n इक्वल टू 4 की इंपॉर्टेंस खत्म। किसकी इंपॉर्टेंस आएगी? d की। और d मतलब क्या हो गया? l इज इक्वल टू 2 यानी कितने कमरे? -2 -1 0 +1 +2 यानी कितने कमरे आने वाले? 5। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कंपटीशन के अंदर और बच्चा गलती करके आता है। यानी कितने लोग ठहर सकते हैं? टोटल 10 लोग ठहर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है। चलिए बताइए n इज इक्वल टू 4 में कितने लोग ठहर सकते हैं? एक्सक्यूज मी सर, जो आपने अभी ऊपर बताया 4D वाला, उसमें फिर 40 4 की कोई वैल्यू नहीं है? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी। बताओ क्यों इंपॉर्टेंस नहीं है? देखो चलो इसका एग्जांपल देता हूं। आप एक शॉप पे पहुंचे, आपने कहा मुझे जीन्स चाहिए। अच्छा, उसने कहा जीन्स चाहिए, लो जी ये आपने कहा रुकिए मुझे पेपे की जीन्स चाहिए। उसने ये दिखाना बंद कर दिया, ये दिखाना बंद कर दिया और ये दिखाना शुरू कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है सर। यस सर। बताओ 4D में मैंने क्या किया? मुझे जीन्स चाहिए या मुझे पेपे की जीन्स चाहिए? सर आपको पेपे की जीन्स चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? अब बताओ Yes, n sir. इक्वल टू 4 है, मैंने क्या 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 कहा? n इक्वल्स टू 4 बोल दिया मैंने। अब बताओ मुझे क्या चाहिए? चाहिए जीन्स ही मुझे, लेकिन अब कौन सा केस हो गया? सर सर कोई भी चलेगी। दुकानदार को किस केस में ज्यादा काम करना पड़ेगा? n इज इक्वल्स टू 4D में या n इज इक्वल्स टू 4 में? सर n n इक्वल्स इक्वल्स टू टू 4 4 में। में। क्यों? बताओ इसके अंदर l की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? सर -4 -3। नहीं नहीं नहीं, n से कभी नहीं निकलता, वो l से निकलता है। 0 to 3 हो जाएगा। n से l निकलता बेटे, सर 0 1 2 3 ठीक। ठीक है। और l निकल जाएगा तो m निकालूंगा मैं हर एक वैल्यू के लिए। इसके लिए भी m निकालूंगा, इसके लिए भी m निकालूंगा और इसके लिए भी m निकालूंगा। चलो बताओ कितनी कितनी वैल्यू आ रही है? सर बोलो। 0। सर 0 के लिए 0 ही रहेगा। 0 यानी कि एक ब्रांड थी जिसमें एक 2 जीन्स प्रेजेंट थी, ठीक है। एक ब्रांड, मान लो ये ली की जीन्स है, 2 ही जीन्स है इसके पास। m इज इक्वल्स टू 1 यानी कि कितनी -1 वेरी गुड 0 और 0 1 3 हो +1 जाएगी। -1 0 +1 यानी कितनी जीन्स है इस कंपनी की इसके पास? सर 3 3। टोटल 6 जीन्स हो गई 6 है ना। 3 पॉलिथीन्स है एंड एवरी पॉलिथीन इज अ पैक ऑफ 2 जीन्स। बात समझ आ रही है? यानी कितनी जीन्स हो Yes. गई? 6। 6 जीन्स। लिवाइस की इसके पास 6 जीन्स है। बताओ m ये क्या शो कर रहा है वैल्यू? 2 सर की। -2 -2 -1 0 +2 +1। 5 है। बहुत बढ़िया, +1 8 और जीन्स। 8 नहीं 10 जीन्स। सर 10 10 जीन्स हो गए। और 10 जीन्स यहाँ दिखानी पड़ेगी। अब ये बताओ ये कौन है? m इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। सर आपको याद होगा मैंने कहा था। -2 14 जीन्स। 1 2 3 बहुत बढ़िया, 14 जीन्स दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। एम आई क्लियर? यस सर। यानी कितनी जीन्स हो गई यहाँ पे? कितने कमरे हो गए? कमरे याद करो जरा, कितने कमरे हैं ये 7 सर कमरे 7। 7 एंड 7 रूम्स है। हाउ मेनी पीपल? 14 बहुत सर बढ़िया। कितने लोगों को बात समझ आ गई? जीन्स वाला एग्जांपल या इंसानों वाला एग्जांपल क्लियर है? यस सर क्लियर है। प्लीज रेज योर हैंड अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया सभी को। आ रहे हैं आप? क्लियर है? विदुषी
विदुषी, इज इट क्लियर? तो अगर ये क्लियर हो गया तो आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्लियर हो गया। एजीम्यूथल ने साफ साफ क्लियरली हमको इंडिकेट कर दिया है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और किसी पर्टिकुलर सबशेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। अब इस क्वांटम नंबर का लास्ट क्वांटम नंबर पे आ गए हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर। आप मुझे बताओ, आप चाहते हैं कि किसी एक कमरे में लड़ाई ना हो, है ना, और दोनों लोग लड़ाकू हैं। एक कमरे में दो लोग ठहर सकते हैं और दोनों लोग लड़ाकू हैं। बेसिकली लड़ाकू मतलब समझ लो सेम स्पिन, ठीक है, और सेम स्पिन मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं। क्या करेंगे दूसरे को आपस में? अपोजिट रख देंगे। बहुत फिर बढ़िया, अपोजिट रख बहुत देंगे। ही बढ़िया। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई कि अपोजिट रखने से फायदा है? यस सर। ओके, बताओ हाँ, क्या विजय। फायदा, अपोजिट रखने से फायदा क्या है? लड़ाई नहीं सर होगी, साथ में फिर रहेंगे। लड़ेंगे नहीं। इनकी रिपल्शन मिनिमम साथ होगी, ही भी होंगे। इनकी रिपल्शन मिनिमम होगी, हाँ या ना? यस भैया। एंड व्हाट इज रिपल्शन? एनर्जी ही तो है। तो जितनी लड़ाई ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल होगी, है ना, हो हल्ला होगा, डिस्टर्बेंस होगी होटल में। तो इसलिए बेस्ट वे क्या है, इनको एक दूसरे के ऑपोजिट एंड्स पे बिठा दिया जाए। अब इससे क्या होगा, आपस में रिपल्शन नहीं है, रिपल्शन नहीं है तो एनर्जी मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी। जल्दी बोलो, ये बात कभी मत भूलना, मैं बोल रहा हूं, एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस भैया। Energy is Yes, sir. always inversely proportional to stability. That is why again another rule जो अभी पढ़ाऊंगा आपको, no two electrons in a specific orbital cannot have same spin. उनकी जिंदगी में कभी सेम स्पिन नहीं हो सकती। आप फिलिंग करेंगे, फिलिंग करते वक्त भी आप ये बात ध्यान रखेंगे, इफ यू ड्रॉ और रिप्रेजेंट two electrons in this way, it is going to be wrong. The correct way is this. Am I clear to all? Yes, sir. यस सबको भैया। समझ आ गई ये स्टोरी? तो स्पिन हाँ, क्वांटम बिल्कुल। नंबर ने एक ही बात कही, उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, किसमें एंटर हो रहा है? ऑर्बिटल में, इट विल हैव टू स्पिन। कितनी स्पिन होगी इसकी? टू स्पिन। वन इज क्लॉकवाइज एंड अदर इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और अच्छा, दोनों की प्रोबेबिलिटी तो इक्वल ही है, तो अगर मैं एक को प्लस हाफ कह दूंगा तो ऑटोमेटिकली एक क्या हो जाएगा? माइनस हाफ। जबकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्लॉकवाइज प्लस हाफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ होगा। ये प्लस और माइनस सिर्फ कन्वेंशन के लिए हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को प्लस हाफ लिख दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्लॉकवाइज को क्या लिखोगे आप? माइनस हाफ। मेरी बात समझ आ रही है? एक्सक्यूज मी भैया, जी बोलिए। लेकिन प्रोबेबिलिटी तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अभी भी ना, आपने बात ध्यान सुनी नहीं, एक्सक्यूज मी के चक्कर में आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। प्लस और माइनस का डिफरेंस मैंने क्या समझाया अभी आप लोगों को? कोई बच्चा प्लीज इसकी हेल्प करे। वो सिर्फ साइन सर टोटल बन हो जाएगा। अरे टोटल वन है, तो प्लस और sign- माइनस सिर्फ कन्वेंशन है। अगर मैं एक को ऊपर की डायरेक्शन दे रहा हूं तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नीचे की डायरेक्शन। तो अगर ऊपर मेरे लिए प्लस है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? माइनस। तो अगर नीचे वाले को ऊपर कर दूं तो वो प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नीचे माइनस। प्लस और माइनस इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग द कन्वेंशन और द डायरेक्शन। एम आई क्लियर? यस। सबको समझ आ गया? जल्दी हाँ, बोलिए। yes, sir. यस इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और सिर्फ दो ही स्पिन पॉसिबल होती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। और ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन हम आगे जाके पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कि कोई भी सॉलिड, कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है, ये सारी प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एस सबशेल यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर्स। याद रहेगा सभी को? कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, आपको आइडिया हो जाएगा क्वांटम नंबर क्लियर हुआ है नहीं। मैं आपको कुछ क्वांटम नंबर लिख के दिखा रहा हूं, आपको उसके लिए एन एल एम की वैल्यू बतानी है, ठीक है? पहला, घबराइएगा मत, आपको आता है। चलिए 1 मिनट दिए, करके दिखाइए सभी लोग।
डन भैया। सभी का हो गया? देखिए, जब हम कह रहे हैं 3dx2y2, सब कुछ भूल जाओ, पहले n दिखाई दे रहा है आप लोग को, हाँ या ना? n is equals to 3। बहुत बढ़िया। 3dx2y2 में n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब d बोल दिया उसने, जल्दी बोलिए, d बोला या Yes. नहीं बोला? बोला। बोला। अगर d बोला है तो ऑब्वियस सी बात है l की वैल्यू क्या हो गई? Two. स्पेसिफिकली 2। 2 हो गई। ठीक है। अब जनरली पता है ये भी अपने आप में वैसे गलत है कि हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से +2 को एक वैल्यू देते हैं, -2 को एक वैल्यू देते हैं। ये कहीं पर भी नहीं लिखा बच्चों, कहीं पर भी। ठीक है, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए लिखना चाहो तो मैं आपको बता देता हूं। जो dg2 होता है इसके लिए m की वैल्यू 0 होती है, dxz के लिए m की वैल्यू +1 है, dyz के लिए m की वैल्यू -1 है, dx2y2 के लिए m की वैल्यू +2 है और dg2 के लिए m की वैल्यू -2 है। बट बच्चों मैं अभी भी कह रहा हूं ये गलत वैल्यूज है, क्योंकि ऑल दीज आर द कांसेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। कोई भी 0, कोई भी +1, कोई भी -1, किसी की भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अब इन्होंने एक क्वेश्चन ही दिया स्पेसिफिकली और ये वैल्यूज डाल दी हैं, तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। और ऐसे ही p के लिए भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि जब हम m = 0 कहते हैं तो वो pz है, जब m = 1 है तो वो px है, और m = -1 है तो वो py है। मेरी बात समझ आ रही है? क्या कहा मैंने? ये क्लियर हुआ आप लोगों को? चलो अब बताओ, n = 3 है, l = 2 है, बताओ m की वैल्यू क्या है इस केस में? n is equals to +2। कितने लोगों को +2 दिख गया? ये है ना dx2y2 दिया हुआ है, हाँ या ना? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। जल्दी बताइए, हैंड रेज करिए, समझ आया या नहीं? आ गया, गुड, वेरी गुड। चलिए बताइए अगला। प्रतीक आप बताइए 4dz² का। सर n 4 है। 4dz2 में n हो गया 4, l बोलो। सर l 2 है। l 2 है, बताओ m कितना? सर m - 2। बहुत बढ़िया। अगला बोलो दिव्य, 3dxy में n कितना? दिव्य सर इसमें 2 हो जाएगा। n की वैल्यू, अच्छा 3dxy में n 2 हो जाएगा? n ये होता है, नंबर बोलते हैं। n कितना हो गया? 3। l बोलो दिव्य। 0 1 2। दिव्य तुम क्लास में अटेंड कर रहे हो क्लास 6 से? यस सर। जब मैं d बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली तो 0 1 2 कैसे हो सकता है? l की क्या वैल्यूज होती हैं? 0 1 2 3 स्पेसिफिक लिखी होती है। 0 किसके लिए होती है? s के लिए, S 1 के के लिए लिए। p, और d के लिए क्या होती है? 2। तो अब ये d बोल रहा है ना, तो अब 0 1 2 कैसे बोल रहे हो? 2 हो जाएगी फिर इसमें। यस, 2 हो नहीं जाएगी, 2 ही है। और m की वैल्यू बोलिए dxy के लिए, जल्दी बोलो। सर इसमें -2। ये सॉरी यहाँ पे है, मैंने ऊपर लिख दिया 3dxy। जो dxy की वैल्यू है वो -2 है, राइट। मैंने 2 बार नीचे लिख दिया उसको, यहाँ पर है dg² ही है। तो कितना हो गया? -2। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगला बोलो तुम ही, दिव्य तुम ही बोलो 4dxz। सर इसमें n तो हो जाएगा 4, हाँ, d l, हो जाएगा सॉरी l हो जाएगा 2, हाँ, और m हो जाएगा -2। बोल बेटा, m कितना है? सर -2 हो जाएगा। xz में कितना है m? +1। +1। अभी भी अगला तुम ही बोलो दिव्य 2pz। अभी तुम्हें क्लियर नहीं हुआ, बोलो n की वैल्यू।
n की तो वैल्यू 2 हो जाएगी, L p बोलो। की l की वैल्यू 1 हो जाएगी। बताओ m की वैल्यू और- क्या है pz के लिए? यहाँ लिखा हुआ है। आप यहीं पर थे, क्लास में थे, कहीं और थे? 0 सर मैं तो यही हूँ। ध्यान क्यों नहीं दिया फिर जब लिखी है वैल्यूज तो? एक और बताओ, चलो लास्ट वाला तुम ही बताओ, 3px बोलो। n की वैल्यू 3 हो जाएगी, l की हम्म, वैल्यू 1 हो जाएगी। और n की वैल्यू? सर इसमें m की वैल्यू सब One. यहाँ लिखी हुई है देवर, 1 हो लेकिन जाएगी, +1 हो जाएगी। हाँ बेटा ध्यान दे, यहाँ लिखी हुई है वैल्यूज। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. सभी को समझ आ गया? ये वाली वीडियो आज सभी लोग दोबारा देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा।